एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या फर्क होता है। देखिए, दोनों ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, प्रॉफिट भी एंड वेल्थ भी। बस फर्क क्या होता है कि एक वाइडर कॉन्सेप्ट और एक नैरो कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपको इस इमेज में चेकआउट हो रहा होगा कि एक हमारा वाइडर कॉन्सेप्ट है दैट इज द वेल्थ, एंड उसके अंदर ही हमारा क्या आ रहा है भाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कंपनी में वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है तो उसका मतलब वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वहां पे वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो रही हो। हमें वेल्थ मैक्सिमाइज करनी किसकी होती है? अपने शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो रिस्क ले रहे होते हैं। दे आर द रियल ओनर्स ऑफ आवर कंपनी। सो हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? क्या हम पढ़ते हैं कि अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए? वेल्थ को मैक्सिमाइज करना अपने शेयर होल्डर्स की। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हम कैशिंग पर शेयर मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं। देखो, हमारी कंपनी में ऑपरेशन तभी परफॉर्म हो पाएंगे जब हम प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट नहीं होगा तो कैसे आप किसी भी कंपनी में सरवाइव कर पाओगे, राइट? तो अल्टीमेट एम क्या होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कि प्रॉफिट को अर्न करना है। क्यों अर्न करना है भाई? क्योंकि प्रॉफिट ही तो पैरामीटर है, अल्टीमेट पैरामीटर है, जिससे हमें चेकआउट होता है कि हमारी कंपनी की एफिशिएंसी कितनी हो रही है, यही मेजर करता है। तो प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, वेल्थ मैक्सिमाइज क्या है भाई? सुपीरियर कॉन्सेप्ट है एज कंपैरिजन टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे कि अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ाया कि अगर वेल्थ हो रही होगी, वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है हमारी कंपनी में, शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ रही है, उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका मतलब यही तो है कि आपकी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो उनकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है ना। दैट्स व्हाई वी से कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज वाइडर इन कॉन्सेप्ट। अब इसके डिफरेंस चेकआउट करते हैं। देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस पे फोकस डालता है भाई? शॉर्ट टर्म अर्निंग्स पे, कि किसी भी तरह बस मेरा फायदा हो जाए। हम बैठे हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमें हमारी सैलरी मिलती रहे, यही तो सोचते हैं ना। वो शॉर्ट टर्म अर्निंग्स पे एकदम से मतलब हम एम्फेसिस करते हैं। वेयर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किस पे फोकस कर रहा होता है भाई? लॉन्ग टर्म गोल्स पे, कंपनी की ग्रोथ पे, डाइवर्सिफिकेशन पे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या कैसे होगा बताओ? प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? जब हमारी कंपनी की सेल्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा, राइट? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे बढ़ेगा? जब हमारी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। आप देखते हो ना, जब आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब आपके शेयर होल्डर की भी वेल्थ इंक्रीज हो रही है। एक कॉन्सेप्ट नैरो था जो हमने पढ़ा, प्रॉफिट, एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाइडर इन कॉन्सेप्ट है। इसमें रिस्क नहीं होता। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रिस्क को इग्नोर करते हैं, हम रिस्क नहीं कंसीडर कर रहे होते, लेकिन वेल्थ में हम रिस्क को भी कंसीडर करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है, दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में इस कॉन्सेप्ट को कंसीडर किया जाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? देखो, आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, आपके पास 10,000 रुपीज है और आप 10 साल बाद उसी 10,000 के साथ बैठे हुए हो, तो बताओ क्या उसकी वैल्यू बढ़ी? नहीं। जब तक आप उसे इन्वेस्ट नहीं कर देते, अगर आप एफडी में भी डालते, म्यूचुअल फंड्स में डालते, बॉन्ड्स खरीद लेते, तो उसकी वैल्यू बढ़ती ना। यही चीज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी फ्यूचर वैल्यू बढ़ेगी मनी की, और अगर आप नहीं करते हो तो वो सेम ही रहेगी ना। वो कैसे बढ़ेगी? इनफैक्ट डिक्रीज ही हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाती है? इन्फ्लेशन लग जाता है, उसकी परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगी डिटेल में। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते हैं और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कंसिडर किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट टर्म और आता है एजेंसी प्रॉब्लम। अब वो क्या होता है? देखो, हमारी कंपनी में इंपॉर्टेंट बंदे दो होते हैं, एक होता है शेयर होल्डर, एक होता है मैनेजर्स। शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो हमारी कंपनी में पैसे लगा के बैठे हुए हैं भाई। वो कौन होते हैं? उनको हम क्या नाम से जानते हैं? प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं। वो क्या चाहते हैं? कंपनी की वेल्थ बढ़ना, अपनी वेल्थ मैक्सिमाइज होना, राइट? अब इन्होंने मैनेजर्स को अपॉइंट कर रखा है। मैनेजर्स कैसे जाने जाते हैं भाई? एजेंट्स के नाम के जाने, इनके एजेंट हो गए ना, इन्होंने अपॉइंट किया है। तो ये क्या चाहते हैं? मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता रहा भाई, कंपनी को प्रॉफिट नहीं रुकना चाहिए, मेरी सैलरी नहीं रुकनी चाहिए, वो यही तो सोचेंगे। अब दोनों क्या, आप देखो, इंटरेस्ट में वैरी हो रहा है, एक चाह रहा है वेल्थ हो, एक चाह रहा है प्रॉफिट हो। तो उनके इंटरेस्ट के डिफरेंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। उस कॉन्फ्लिक्ट का नाम क्या होता है? एजेंसी प्रॉब्लम। और इसको डिक्रीज करने के लिए, इसको कम करने के लिए कंपनीज क्या इंकर करती हैं? एजेंसी कॉस्ट जो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर उसे सॉल्व करने के लिए कुछ पैसा इनकर करना पड़ेगा ना हमें, उसी को हम क्या बोलते हैं? एजेंसी कॉस्ट।
इसको डिटेल में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो एजेंसी प्रॉब्लम क्या होता है। एजेंसी प्रॉब्लम इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन हुआ? शेयर होल्डर, है ना। प्रिंसिपल कौन हुए? हमारी कंपनी के शेयर होल्डर। एजेंट्स कौन हुए? हमारे मैनेजर्स। एजेंसी कौन है? सिस्टम है जो हमारे शेयर होल्डर ने अपॉइंट कर रखा है, साइन कर रखे हैं। तो मैनेजर्स एक्ट एज एन एजेंट और शेयर होल्डर एक्ट एज द प्रिंसिपल। अब इन दोनों के इंटरेस्ट अलग है भाई, एक जरूरी नहीं है शेयर होल्डर जो चाह रहे वही उन्हीं के फेवर में हमेशा मैनेजर डिसीजन ले। वो तो सोच रहे हैं मैनेजर हमने डिसीजन अच्छा लिया है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि वो शेयर होल्डर के पॉइंट से भी सही है। जैसे मैंने एग्जांपल में नीचे डाला हुआ है, जब वो डिमांड करते हैं, हाई सैलरीज डिमांड कर रहे होते हैं, लग्जरी डिसाइड, वो सोचते हैं कि मुझे लग्जरीज मिल जाए जब मैं घूमने जाऊं, तो अब उनके पॉइंट से तो ठीक है, शेयर होल्डर के पॉइंट से गलत है ये चीज। तो इसी चीज की वजह से क्या अराइज होती है भाई? एजेंसी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन। इस हिसाब से कैसे कैसे हमारा डिपार्टमेंट बंदा होता है। देखो सबसे पहले कौन बैठता है? सबसे ऊपर टॉप ऑफ द डिपार्टमेंट में कौन होगा? डायरेक्टर बैठेंगे हमारे फाइनेंस के। उनको हम एक नाम से और जानते हैं, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इनको हम क्या बोलते हैं भाई? he acts as a controller and a treasury। ट्रेजरी कौन होता है? जहाँ पे सारा फंड्स रखा होता है, यही मेंटेन कर रहे होते हैं, यही देखते हैं कि किसको कितना फंड देना है ना। ये की मेंबर होते हैं हमारे टॉप मैनेजमेंट के, क्योंकि ये हमारे डिसीजंस में पार्टिसिपेट लेते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजीज क्या रहने वाली हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, हमारी कंपनी एक्सपेंड करेगी, मर्जर करेगी, एक्विजिशन करेगी। मर्जर मतलब क्या होता है? दो कंपनी मर्ज हो जाना, है ना, मिल जाना। तो ये सारे डिसीजन में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट लेते हैं एक्टिवली, और ये हमारे की मेंबर होते हैं टॉप मैनेजमेंट। अब फर्दर ही डिवाइड होते हैं, कहाँ पे? फाइनेंस मैनेजर होता है इनके नीचे, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट होता है, नेक्स्ट अकाउंट्स मैनेजर होता है। फाइनेंस मैनेजर का क्या काम है? बजट डिवीजन करना, बजट देखना, किसको कौन से डिपार्टमेंट में कितना बजट एलोकेट करना है, कैश को मैनेज करना, क्रेडिट मैनेज करना, किसको मतलब कितना उधार हमें देना है माल और किस हिसाब से देना है। अकाउंट मैनेजर का क्या काम है भाई? टैक्स को मैनेज करना है, किस हिसाब से टैक्स लग रहा है, इंटरनल ऑडिट देखना है भाई, जो हमारी बुक्स बन रही है अकाउंट्स की वो ठीक से बन भी रही है या नहीं बन रही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को चेकआउट करना। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है किस चीज का? फाइनेंस फंक्शन का। तो आई होप आपको सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हो। ये आपका आज का होमवर्क रहने वाला है, जो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे, कमेंट करेंगे नीचे कि आपके अकॉर्डिंग क्या अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।